हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कुछ स्टैचुरी बॉडीज, कुछ ऐसे बॉडीज जिनको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करके बनाया गया है। ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि हमारे आने वाले फिल्म 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उस सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है और इस सीरीज में हम काफ़ी सारी बॉडीज देखेंगे, लाइक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो सूचना आयोग है, स्टेट के लेवल पे इंफॉर्मेशन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया सीबीआई जिसको हम बोलते हैं, फिर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आरबीआई के बारे में हम लोग देखेंगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, एनआईए के बारे में देखेंगे, नीति आयोग के बारे में देखेंगे। ये सारी सीरीज में रहेगा। बट बेसिकली आज हमारी जो सीरीज ये रहेगी, इसके अंदर हम लोग देखेंगे सीबीआई के बारे में देखेंगे और फिर हम एनएचआरसी के बारे में देखेंगे, स्टेट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में देखेंगे, विजिलेंस कमीशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी इन बॉडीज की बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो सिग्निफिकेंस रहेगा वो प्रीलिम्स को लेके रहेगा। मतलब प्रीलिम्स के लिए हमें क्योंकि रिवीजन करना है, वी हैव वेरी लिटिल टाइम विद अस, ठीक है। हमारे पास अभी समय कम बचा है और एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, उसको ध्यान में रखते हुए बट इन बॉडीज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभ जो कोर्स है, 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव जो जीएस के प्रिपरेशन के लिए कोर्स है प्रारंभ, ठीक है। ये वैसे तो 5 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ये कोर्स 3 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। एनसीईआरटी जो क्लास 6 से 12 के लिए सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उनको कवर करवाया जाएगा वीडियो लेसन्स के थ्रू। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी। फिर हम बेसिक कवर करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द कोर सेशन। तो वहाँ पे 500 से ज़्यादा घंटों के वीडियो लेसन रहेंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। सीसेट की क्लासेस होंगी हर संडे को और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज शामिल रहेंगी। फिर एडवांस में क्या होगा, 300 घंटों के वीडियो लेसन होंगे, स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेज, ऐसे की टेस्ट सीरीज, 8 फुल लेंथ मेंस की टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज। जैसे ही मेंस कवर हो जाएगा फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस जो है मिलेगी। अब बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इंक्लूड नहीं की गई है? सब कुछ तो है। जीएस की टेस्ट सीरीज, जीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज, ऐसे क्लासेस, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये कोर्स हिंदी मीडियम में अवेलेबल रहेगा। इसको मोबाइल के थ्रू भी एप्लीकेशन के एक्सेस किया जा सकता है और वेबसाइट से भी एक्सेस किया जा सकता है। आपको विजिट करना है video.onlyeyes.in पे। इनकेस कोई समस्या हो तो आप ये जो मेल दिया हुआ है यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 7007931912। इस नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है video.onlyeyes.in, ठीक है। और इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हिस्टोरिकल इवेंट जो अभी न्यूज़ में हैं, और फिर जीआई टैग्स हैं। तो ये हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं, इन सारी को। और ऐसी ही और सीरीज भी आती रहेगी जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टैच्यूरी बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। देखो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किसका किया गया है? देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किया गया है, ठीक है। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई। अब ऐसी बॉडीज़ के अलावा सारी बॉडीज़ क्या होंगी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी। अब हम देखते हैं स्टैच्यूरी बॉडीज़ कौन सी होती है। देखो, स्टैच्यूरी बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनको कानून के द्वारा कानून पारित करके बनाया गया। मान लीजिए कि या तो पार्लियामेंट ने कानून पारित किया होगा, या फिर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो भी स्टेट के लेजिस्लेचर है उन्होंने कानून को पास करके बनाया होगा, उसको हम बोलते हैं स्टैच्यूरी बॉडीज, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि डायरेक्टली रिजोल्यूशन पास करके बनाई जाती है। लाइक रिजोल्यूशन का मतलब एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई हम ऐसी ऐसी बॉडी बना रहे हैं, बस, और ये हो गया। जैसे कि नीति आयोग है, ठीक है। तो नीति आयोग क्या है? एक रिजोल्यूशन पास किया गया था नीति आयोग के लिए, मतलब एक ऑर्डर पास किया गया कि भाई हम इस तरह की बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें स्टैच्यूरी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ऐसा हम मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, ज़्यादा उनके पास पावर होते हैं, ज़्यादा उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए स्टैच्यूरी बॉडीज़ के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय सूचना आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे बना है? आरटीआई एक्ट बनाया गया था 2005 के अंदर। उस आरटीआई एक्ट को अभी बदलाव किया गया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं।
इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, न्यूज़ में था, अपना कंटेक्स्ट ये है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो CIC होता है, ठीक है, अपना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो होते हैं मुख्य ये सूचना आयुक्त, एक तो CIC होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं अपने पास मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होता है कि मेंबर 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं, हालांकि कई बार क्या होता है वैकेंसीज भी रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता रहता है कि अरे इतनी वैकेंसी क्यों चल रही है, ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि एक तो हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, बाकी हो गए अपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं और इनका टेन्योर जो है वो 3 साल का है, 65 साल तक की इनकी रिटायरमेंट है। हालांकि जब कानून में भी बदलाव किया गया था तब बोला गया था कि इनका टेन्योर सरकार डिसाइड करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था उससे पहले टेन्योर था 5 साल का, बट अमेंडमेंट करने के बाद क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रिड्यूस करके 3 साल का कर दिया है। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि देखो इस तरीके से आपने टेन्योर कर दिया है तो एक तरीके से सरकार के पास जो है ज़्यादा पावर आ गए और सरकार इस RTI को दबाना चाहती है। ठीक है, और एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। एक कमेटी बनती है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। ये 3 लोगों की कमेटी बनती है और ये लोग फिर जो है वो बताते हैं कि भाई किस आदमी को चुना जाए CIC। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? देखो मेनली फंक्शन तो मेनली RTI का मकसद क्या है? RTI का मकसद है कि कोई भी आम आदमी सरकारी ऑफिस से कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। मान लीजिए कि आपको अपने SDM का जो ऑफिस है, सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर मान लो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो आप फिर जो है वो हायरार्की में ऊपर जाएंगे, अपीलेट जो अथॉरिटी है वो सब। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके पास क्या होता है, एक तो सुओ मोटो पावर होता है। कई बार ऐसा आता है कि भाई न्यूज़ में आता है कि भाई हमने कुछ बड़े बड़े RTI एक्टिविस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे अप्लाई किया ये इन्फॉर्मेशन के लिए, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये तरीका। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद क्या होता है कि CIC जो होती है वो सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करती है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है। उसमें बातचीत होती है कि भाई किस तरीके से RTI को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, ये ठीक है। CIC के पास अपना एक सिविल कोर्ट का एक पावर होता है। ठीक है, अब CIC के पास सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो पावर होता है वो ये होता है कि CIC जितने भी ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको ये बोलती है कि भाई आपको ये कोशिश करनी है कि जनता को अपना सूचना का अधिकार, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जनता को उसका अधिकार जो हो पूरा मिले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जनता इन्फॉर्मेशन मांगती है बट वो नहीं देते हैं, या फिर देते हैं तो उस ऐसे फॉर्मेट में देते हैं जिसके डिज़ायर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे CIC जो है वो आता है और मतलब ये मामला संज्ञान में आता है, CIC के कॉग्निजेंस में आता है। CIC उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं ऐसे सब अथॉरिटीज़ के ऊपर। ठीक है, और CIC जो है वो सबको ऑर्डर देते हैं कि भाई आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस RTI एक्ट का जो है वो फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि भाई इसका काम ये है कि कंप्लाइंस करवाना, कि भाई कंप्लाइंस हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, क्योंकि रिसेंटली RTI में अमेंडमेंट हुआ था तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के भी जो अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, वही है कि ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके अंदर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। एक कमेटी बनती है। सिमिलरली जो CIC के अंदर है वही SIC के अंदर होता है। इसमें चेयरमैन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट जो पार्टी होगी अपोजिशन वाला। ठीक है, स्टेट का कैबिनेट कोई मिनिस्टर होगा जिसको कि चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई? ऐसा कोई एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है कि भाई आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये नहीं है। बट इसमें रखा गया है कि भाई नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, लॉ का, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब का। ठीक है, आप कोई बिजनेस में नहीं हो या फिर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो। ठीक है, काम इसका भी वो सिमिलर रहता है जो CIC का सेंट्रल लेवल पे रहता है। यहाँ पे SIC का स्टेट लेवल पे वही रहता है कि भाई कोई आदमी अगर उसे लगता है कि भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से वो नहीं है काम की, या अनफिट है, अनयूजेबल है, तो वो कमीशन को शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो सुओ मोटो पावर्स भी है। कई बार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को लगता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिसर्स जो बैठे हैं, वो अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या डिजायर्ड फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद यही है कि भाई इसको सिविल कोर्ट का पावर है, ये मतलब किसी भी अथॉरिटी को अपने यहाँ पे बुला सकता है, उससे ऑथ ले सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट एफिडेविट मंगवा सकता है, ठीक है। और अपनी जो रिपोर्ट है ये एनुअली सबमिट करते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। बाकी ये देखो CIC और SIC का जो काम है वो सिमिलर है। और रिसेंटली जब कानून अमेंड किया गया था RTI, तो उसमें बस थोड़ा सा अमेंडमेंट ये किया गया कि इनका टेन्योर जो है वो 5 से घट के 3 हो जाएगा, ठीक है। और इनकी जो सैलरी रहेगी, तो जो SIC रहेगा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा, उसकी सैलरी इक्विवेलेंट होगी किसके, पहले तो था कि इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट रहेगी, लेकिन अभी बोला गया है कि भाई किसके इक्विवेलेंट रहेगी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिजायर करती है, ठीक है। मतलब इनकी सैलरी वगैरह जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। तो इस बात को भी लेके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आप तो सैलरी वगैरह को कंट्रोल कर रहे हो, तो बेसिकली आप सैलरी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप जो है वो इस RTI को दबाना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं। देखो अभी रिसेंटली क्या है कि ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी जो है वो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो हमारा ह्यूमन राइट एक्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर बोले तो 1993 के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब यही हो गया कि भाई इसको कानून के थ्रू पास किया गया। एक इसमें चेयरमैन है। देखो पहले क्या था, पहले ऐसा बोला जाता था कि कोई रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, वो इसका हेड बन सकता है। बट अभी क्या है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो भी इसमें चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। ये इसको अमेंडमेंट किया गया है। अब इसमें 12 मेंबर्स हैं। देखो 12 कौन कौन होंगे, 2 तो ऐसे मेंबर होंगे, एक मेंबर ऐसा होगा जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, या रिटायर हो, ठीक है। दूसरा होगा कि कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रिटायर्ड हो। 2 ऐसे लोग थे कि भाई जिनको स्पेशल एक्सपीरियंस हो, अभी वो 2 से बढ़ा के 3 कर दिए गए हैं। 3 ऐसे मेंबर होने चाहिए जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स में, जिन्होंने काम किया हो, एक्सपीरियंस वगैरह हो, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसमें से एक व्यक्ति जो ऐसा होना चाहिए, वीमन होनी चाहिए, ठीक है, वीमन हो गई। अब इसके अंदर क्या है कि और भी जो मेंबर्स थे, जैसे कुछ नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन द वीमन, नेशनल कमीशन जो अपना शेड्यूल कास्ट के लिए है, ST के लिए है, ये तो मेंबर थे ही। अब इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड जो NCBC है, उसके चेयरमैन भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR के जो चेयरमैन है वो भी इसके मेंबर होंगे। एक इसमें जो ऑफिसर होता है, जो हमारे PWD होते हैं, PWBD जो होते हैं, जो हमारे दिव्यांगों के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पर्सन विद डिफिकल्टीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसके चेयरमैन भी, उसके कमिश्नर भी जो है इसके मेंबर होंगे, ठीक है। अब इसके कौन चेयरमैन होगा, कौन मेंबर होगा, इसका फैसला एक कमेटी करती है। कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के यहाँ पे ध्यान रखना है कि चेयरमैन नहीं होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। बोथ हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर जो चेयरमैन रहते हैं, दोनों के अंदर जो अपोजिशन के लीडर रहते हैं वो इसमें मेंबर रहते हैं, ठीक है। और चेयरमैन इसमें कौन है, HL दत्तू है अभी वर्तमान में, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने पहले शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, बेसिकली काम क्या है कि देश में देश में जब भी ह्यूमन राइट्स के अगर कहीं वायलेशन की अगर बात आती है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टेप इन करता है, जो सबसे बड़ा जो फिर एक व्यक्ति का जो एक बॉडी का जो रोल होता है, वो है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है, तो ये या तो NHRC सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि भाई इस तरीके से किसी बच्चे को सड़क पे पीटा गया, मारा गया, ठीक है, या उसे मतलब उसके कपड़े उतार के उसे घुमाया गया नेकेड, तो वैसे कंडीशन में मान सकते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो ये जो होता है NHRC, वो डायरेक्टली सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारी, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर बोलते हैं, SP, उनको लेटर लिख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख सकते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिक काम तो यही है कि भाई अगर कहीं ना लगता है कि ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है, तो दे विल फाइंड इट आउट एंड दे विल इंक्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि कहीं हाई कोर्ट वगैरह में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं केस चल रहा हो कोई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से, तो उसमें ये पार्टी बन सकते हैं, ये भी केस के अंदर पार्टी बन सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ये है कि भाई जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने हुए हैं, उनको उनके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो सरकार को। उसके बाद क्या है कि ये अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है, NHRC जो है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देती है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें अपने को समझने वाली है। एक तो क्या है कि
इनकी जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ रिकमेंडेटरी होती है, मतलब अपने ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई ये मतलब इस आदमी ने, इस सरकारी ऑफिसर ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, इसको सस्पेंड कर दो या इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये खुद से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये किसी को भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट नहीं दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि किसी कोई कहीं पे किसी के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि ये चाहें कि भाई उस आदमी को मैं 5 लाख रुपए दे दूं, तो इनके पास ऐसा पावर नहीं है। ये रिकमेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इस व्यक्ति को जो है इतने पैसे दिए जाएं। एक मेन इनकी जो प्रॉब्लम है वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, एप्सपा के बारे में देखते होंगे, आर्म फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट है उसके बारे में। ये कश्मीर में एप्लीकेबल है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस है या स्टेट पुलिस है, अपनी सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको सीआरपीसी से हटके कुछ अलग एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन किया है आर्म फोर्सेस ने, ठीक है। तो वहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उन एरियाज़ के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन जो है कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, वहाँ पे कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं कर सकता है। बट रिसेंटली एक केस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला है कि भाई आप एप्सपा की आड़ लेके, आप एप्सपा को कवर करके मतलब एक शील्ड बना के आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है वो इसके अंदर करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद एक आता है कि भाई ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो 365 दिन से ज़्यादा अगर किसी केस को, मामले को हो गया तो उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मतलब किसी अगर केस के अंदर इन्हें इंक्वायरी करनी हो तो वो विदिन 1 ईयर करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। देखो रिसेंटली अभी नए नए अपने सीवीसी अपॉइंट किए गए हैं संजय कोठारी जी, तो थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंस है अपना। अब देखो ये इसको किस लिए बनाया गया था, एक इसका नाम देखो, नाम क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बेसिकली इसका जो काम है वो विजिलेंस का है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाया गया था। के संथानम कमेटी बनी थी 1962 में। उन्होंने ये बोला था कि भाई इस तरीके को कमेटी बनाओ, ये सब, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक तो होते हैं सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, और 2 हो सकते हैं इसमें विजिलेंस कमिश्नर। एक सीवीसी यानी कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इन सब का जो टेन्योर होता है वो 4 साल के लिए होता है, ठीक है। और एक बार अगर रिटायर हो गए तो फिर दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। एक कमेटी बनती है प्राइम मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर यानी कि हमारे गृह मंत्री जी, उसके मेंबर होते हैं। और लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी कौन है, कांग्रेस पार्टी के हैं अधीर रंजन चौधरी जी, ठीक है। तो ये 3 लोगों की मेंबर्स की कमेटी बनती है, वो डिसाइड करते हैं कौन सीवीसी बनेगा, कौन वीसी बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मेनली इसका काम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो विजिलेंस के मैटर है उनमें ये रिकमेंड करती है, ठीक है। देखो देश में हमारे करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अब सेंट्रल लेवल पे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, या जैसे मान लीजिए कि आईआरएस है, वो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, या फिर आईएएस वगैरह हैं, वो अपने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो ऐसे लोग अगर करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, ये करती है सीवीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अभी तो खैर ये एक्ट थोड़ा सा अमेंड हो गया है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि जो अपनी बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, जैसे आप मतलब मान लो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या एनटीपीसी है, वहाँ पे क्या होता है, एक पोस्ट होती है जिस पोस्ट का नाम होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ठीक है। इनका काम ये होता है कि भाई कोई जो यहाँ कर्मचारी है, अधिकारी है, वो कहीं किसी तरीके से कोई घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सीवीसी क्या कर, जो सीवीओ होते हैं इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सीवीसी को रिपोर्ट करते हैं। सीवीसी इनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहती है कि भाई किस तरीके से हम करप्शन वगैरह को रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब लोकपाल एक बॉडी नई बनी है, ठीक है, आपको पता ही होगा लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल के पास भी कई बार ऐसे मामले आते हैं जिनमें ये लिखा जाता है कि भाई इस अधिकारी ने, XYZ ऑफिसर ने करप्शन किया है, तो लोकपाल क्या करता है, उस कंप्लेंट को सीवीसी को दे देता है। सीवीसी को चेक करने के लिए बोलता है कि भाई सीवीसी आप चेक करो कि भाई इस मामले में कितनी सच्चाई है, नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब क्या होता है कि सीबीआई होता है, सीबीआई भी कई बार क्या करती है कि कुछ ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जिसमें करप्शन का एंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी सीबीआई क्या करती है कि इस सीवीसी के टच में रहती है और लगातार सीवीसी को बताते जाती है, इन्फॉर्म करते जाती है भाई कितनी प्रोग्रेस हुई है केस में। मतलब एक तरीके से सीवीसी जो है वो इन करप्शन से रिलेटेड मैटर में सीबीआई के ऊपर सुपरिंटेंडेंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई। अरे ये तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, पूछो ही मत। सुशांत सिंह राजपूत जब से हुए, SSR जो केस हुआ
उसके बाद इतना ज़्यादा ये ऐसी बॉडी है जो इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रही। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रही थी जब अस्थाना जी जो हैं वो राकेश अस्थाना जी, उनको रातों रात इनका सीबीआई का चेयरमैन बना दिया गया, सॉरी सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर उनको बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सीबीआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बेसिकली क्या है कि एक 1941 के अंदर एक अंग्रेजों के ज़माने में एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था 1941 के अंदर, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और ये चीज़ देखी गई कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। उस समय जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था, चाहे वेपन्स का प्रोक्योरमेंट हो या फिर राशन का जो प्रोक्योरमेंट हो, ठीक है। और उसके बाद अपने जब आज़ाद भारत हुआ तो आज़ाद भारत के अंदर एक सांथानम कमेटी बनी। ठीक है, तो सांथानम कमेटी ने भी बोला कि भाई इस तरीके का देश में अगर करप्शन को रोकना है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की बॉडी। तो आप लोग याद रखना है सांथानम कमेटी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। अगर आप स्पेशली अगर आप स्टेट पीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या बाकी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी का लाइक सीडीएस वगैरह, तो आपको वहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इस छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई सीबीआई की स्थापना जो है वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई, तो वो सांथानम कमेटी है। ठीक है, इनिशियली क्या थी, ये होम अफेयर्स के अंडर आती थी, बट अभी आजकल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी के अंदर काम कर रही है। मतलब ये सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस, डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके अंदर ये काम कर रही है। और डीओपीटी के जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस है वो डायरेक्टली पीएमओ के अंदर काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। तो आजकल क्या है कि ये अटैच्ड ऑफिस है, और सीबीआई को मेनली जो पावर कहाँ से आता है, सीबीआई को मेनली जो पावर आता है वो आता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या होता है कि देखो सीबीआई के पास ना अपना कोई सुओ मोटो पावर नहीं है। सुओ मोटो मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो किसी दिन ऐसे न्यूज में पड़े कि भाई यहाँ करप्शन हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो चलो अपन शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी आप रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में एक मामला गरमाया हुआ है सचिन वाजे का, परमवीर सिंह वहाँ के जो कमिश्नर है उन्होंने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर को लगता है तो वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मामला हो गया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, अगर उनमें कोई मामला होता है तो वहां पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं सीबीआई को कि भाई ये इस तरीके का मामला हो गया, आप हमारे यहाँ पे आइए और इन्वेस्टिगेट करिए इस मैटर को। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने कि सीबीआई को कंसेंट जो होती है, प्रायर कंसेंट होती है, उससे देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो मेनली इसको पावर कहाँ से आते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से आते हैं, और करप्शन से जो भी रिलेटेड मामले होते हैं उसमें ये सीबीसी के सुपरविजन में काम करता है। और हमारा जो इंटरपोल है, ठीक है, इंटरपोल है जो आपने कई बार सुना होगा, इंटरपोल पर्पल नोटिस इशू करता है, रेड कॉर्नर नोटिस इशू करता है, तो उसके लिए ये नोडल अथॉरिटी इंडिया में कौन है, सीबीआई है। ठीक है, और ये सभी तरीके के जो भी सीरियस क्राइम्स होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी फ्रॉड के हो या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मर्डर का हो या फिर बाकी इस तरीके के जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उन सबको ये करता है। फिर इसका कोऑर्डिनेशन का भी काम बन जाता है कि भाई जो जितने स्टेट्स में पुलिस हैं, बाकी वहाँ पे भी जो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काम कर रही है उन सबको करे। ठीक है, और सीबीआई के डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है 2 साल के लिए। ठीक है, एक आईपीएस होता है वही 2 साल के लिए बन सकता है। जो सीबीआई का डायरेक्टर जो होगा वो आईपीएस से ही आएगा, और इनवेरिएबली उसका टेन्योर जो है वो 2 साल के लिए रहेगा। और सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनती है, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं उस कमेटी के। तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, और अभी जब से लोकपाल आया है तो सीबीआई की थोड़ी सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, तो हमारे आज के सेशन में ये हमने सारी बॉडी पढ़ी है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग काफ़ी और ज़्यादा भी चीज़ें देखेंगे, जैसे नीति आयोग हो गया, लॉ कमीशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग और भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप अपने साथी बंधुओं को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।